हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं सोसाइटी का आपका जो पोर्शन गाइस बच गया था, आज वो इस वीडियो के तहत सोसाइटी ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि गाइस आपकी मंथली मैगजीन के अब 2 टॉपिक्स और बचे हैं अगस्त 2023 के। आपका साइंस एंड टेक है, कल्चर है, ठीक है। दैट वी विल कंप्लीट वेरी सून, 1 और 2 डेज़। देखो, इसमें ना आयुष्मान भारत जो आप समझते हो कि बहुत बड़ी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसमें हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात भी करते हैं और इसको हम ABPMJ भी कहते हैं, ठीक है ना। रिसेंटली देखो, कैग ने एक रिपोर्ट को प्रेजेंट किया और बेसिकली उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने का मकसद ये था कि जो हमारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाए, ठीक है। अब उसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए क्या क्या आया वो हम देखते हैं। तो रिपोर्ट सबमिट किसको की गई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि अंडर आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा किया जाता है। तो आपको आर्टिकल 151 कॉन्स्टिट्यूशन का याद रखना है। अब इस रिपोर्ट में जब ऑडिट की बात ही हो रही थी तो इसमें बेसिकली नोट करा गया कि जो PMJ स्कीम है इसने पॉजिटिवली वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। इसमें ये भी आया कि देखो, इसकी ज़रूरत थी हमें इम्प्लीमेंटेशन की, और बहुत ज़रूरत ये भी है कि हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम को और इम्प्रूव भी करें। तो क्विक इसके कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत की है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है ये, और इसका यही विजन है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सभी सिटीजन्स को दी जाए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के थ्रू इसको रिकमेंड किया गया था, ठीक है। ये सारी बातें अब इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया वो समझो आप। तो पहली चीज़ है इनएडिक्वेट रजिस्ट्रेशन। ध्यान से समझना, सबसे बड़ी समस्या क्या है इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 73% यानी कि 7.87 करोड़ जो टारगेट हाउस होल्ड हैं उतने ही खाली रजिस्टर हुए हैं, और कितने में से मतलब आप समझ लो 7.837% हुए हैं, करोड़ हुए हैं अगर हम इसका टोटल निकालें। तो यानी कि जो गैप है वो काफ़ी लंबा गैप है। मिनिस्ट्री ने ये भी देखा कि जो बेनिफिशरीज़ हैं अब वो 12 करोड़ फैमिलीज़ हो गई हैं, इंक्रीज़ हो गई हैं। इनएडिक्वेट रजिस्ट्रेशन है, यानी कि अब आप देखो। उसके बाद इरेगुलरिटी की अगर बात की जाए तो इरेगुलरिटी कैसे है? तो देखो, इसमें ना डेटाबेस नहीं उठाया गया, जो आपका SECC का जो सोशो इकोनॉमिक का जो डेटा होता है उस डेटा को उठाया गया। उसमें पता चला कि जो 30% से लेस लोग हैं वही टोटली रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज का पार्ट खाली बन पाए हैं। अब इस डेटा के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कुछ था ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में था ही नहीं, और बेनिफिशरी के डेटा में यानी कि एरर आया, उनके नाम में इनवैलिड है, उनका डेट ऑफ बर्थ इनवैलिड है, लाइक दिस। अच्छा, इसके बाद दिक्कत थी इनमें इम्पैनल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की। तो बहुत सारे जो आपके इम्पैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो अपने मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे, यानी कि जो क्वालिटी सिस्टम चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सपोर्ट सिस्टम में, वो सब चीज़ें सर्विसेज के फॉर्म में नहीं आई हैं। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की बात करोगे तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने सेपरेट एस्क्रो अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रखे, तो वो एक समस्या है। बहुत सारे जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, स्टेट हेल्थ एजेंसीज हैं, ये फुल्ली कंप्लाई नहीं कर रही डायरेक्शंस ऑफ ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर जो भी हुआ है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम एरियाज यहाँ पर देखने को मिली। कई सारे और इश्यूज हैं जिसमें कि आपका रिलीज ऑफ ग्रांट्स बाय NHA इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सारी प्रॉब्लम्स आई। अच्छा, नेक्स्ट इशू इसमें था क्लेम मैनेजमेंट का। क्लेम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ऑथराइजेशन से प्री ऑथराइजेशन के एडमिशन्स की अगर जब बात आती थी तो पेमेंट में डिले है, ठीक है। यानी कि या आपकी बहुत ज़्यादा जो हाफ ऑफ द पेमेंट है, मोर देन हाफ ऑफ द पेमेंट है, वो सिर्फ 6 स्टेट्स में जाती है। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश में। मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विसल ब्लोअर पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करा हुआ है, जिसकी वजह से कंप्लेंट रिसीव होती भी हैं तो उसमें बहुत सारे एलिगेशंस हैं करप्शन के और फ्रॉड के। और यहाँ पर ना एंटी फ्रॉड सेल्स नहीं है, क्लेम जो रिव्यू कमेटी है वो नहीं बैठी हुई है। 10% से कम ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जाता है आपके 15 दिन के टर्न अराउंड टाइम में। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुई? में कई सारी खामियां निकल कर आ गई। तो रिकमेंडेशंस में जो रिपोर्ट में बोला गया है, रिपोर्ट में रिकमेंडेशन ये दी गई है कि देखो जी, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ध्यान रखो आप, कि सही ढंग से आप डिले हटाओ और इंटेंडेड जो बेनिफिशरीज हैं उनको फुल्ली तरीके से रजिस्टर किया जाए। उसके लिए डेजिग्नेटेड IEC निकब बैठाओ आप। उसके बाद इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को हर पॉलिसी का मकसद जो होता है ना, वो होता है कि एलिजिबल बेनिफिशरी के पास वो सेवा पहुंचे या वो जो बेनिफिट है वो पहुंचे, है ना। तो सबसे पहले ये भी ज़रूरी होता है कि हम इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को उससे हटाएं, ठीक है। उसके बाद जितने भी हॉस्पिटल इम्पेनलमेंट है या मैनेजमेंट है, या इन्वेस्ट करें पब्लिक हॉस्पिटल्स में, इंस्टेंसेस जो आपके आउट ऑफ पॉकेट मनी है वो सारी चीज़ें हटाएं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ध्यान रखें, जितने भी SHAs हैं वो एस्क्रो अकाउंट डेजिग्नेटेड जो है वो बनाएं, ठीक है। उसके बाद क्लेम मैनेजमेंट की बात आती है, टाइमली पेमेंट करें, ये सारी चीज़ें। ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी कि आपका एंटी
फ्रॉड एक्टिविटीज़ को इनिशिएट किया जाए अर्जेंट बेसिस पे, डिफॉल्टर्स को पेनलाइज किया जाए, डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट्स को तैयार किया जाए हर डिस्ट्रिक्ट में, ग्रीवेंसेस को सही ढंग से सुना जाए और उनके लिए करेक्टिव मेजर्स भी उठाए जाए। सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसके लिए सोल्यूशंस भी उठाने। और देखो, यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, तो आपको भी ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि आपके पास भी कल ग्रीवेंस सेल में मान लो आप अगर बैठते हो तो आपके पास सोल्यूशन हो हर चीज़ का, मेजरमेंट्स का। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर दिस पॉलिसी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत अभी आपने पढ़ा। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, दैट इज़ योर ट्राइबल हेल्थ। अब ट्राइबल हेल्थ के बारे में गाइस क्यों आ गया, तो देखो रिसेंटली क्या हुआ कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी ना एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उसने एक रिपोर्ट टाइटल करते हुए लोकसभा को सबमिट करी। उसका नाम था हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर ट्राइबल वुमेन। अब अगर ट्राइबल वुमेन की तरफ ध्यान देते हो ना तो कुछ डेटा के, कुछ फैक्चुअल डेटा को प्लीज़ मत भूलना। पहली चीज़, हमारी कंट्री में जो ट्राइबल वुमेन है वो 25.5% जो है अंडरवेट है, 64.5% आपके एनीमिया का शिकार है, यानी खून की कमी का शिकार है, 990 का सेक्स रेशो है उनका, विच इज़ बेटर देन द नेशनल एवरेज। अब याद रखना, यही वो आपका प्रीलिम्स का डेटा बना के भेज देंगे, आपको क्वेश्चन में डाल देंगे। तो 990 है इनका, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आउट ऑफ 1000 इनका 990 है सेक्स रेशो। और देखो हमारी कंट्री का 943 सेक्स रेशो है। तो आपको 2 सेक्स रेशोज जानने का मौका मिला, ट्राइबल वुमेंस का यानी ट्राइबल सोसाइटी का और एक इंडिया का अपना। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में आया क्या, हेल्थ फैसिलिटी फॉर ट्राइबल वुमेन, तो यहाँ पर बोला गया कि देखो एक तो चाइल्ड मैरिज हो जाती है इनके यहाँ, अर्ली मदरहुड हो जाता है जिसकी वजह से मास इंडेक्स इनकी जो बॉडी का है वो बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा इंसिडेंसेस देखे जाते हैं कि हाई मोर्टेलिटी रेट है ट्राइबल वुमेन के अंदर। तो देखो ये बहुत बड़ी बात है ना, आप मान लो किसी बाई चांस आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए और आपको डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाए कोई ट्राइबल एरिया का, तो आपके पास एक इशू है कि ट्राइबल वुमेन में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा उनकी डेथ देखी जा रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कि इनसफिशिएंट डेटा था ट्राइबल हेल्थ केयर का, वेलफेयर का, क्योंकि ट्राइबल वुमेन का डेटास का, गर्ल्स का डेटा था ही नहीं आपके पास ये पता ही नहीं चला आपको। टीनेज प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा एसटीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रुप में, अगर आप सबसे ज़्यादा देखोगे ना, टीनेज प्रेगनेंसी सबसे ज़्यादा जो होती है वो शेड्यूल ट्राइब्स में देखी जाती है। तो जो ट्राइबल पीपल हैं इंक्लूडिंग ट्राइबल वुमेन है, वो ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीज़ उनके पास होता है, कम्युनिकेबल होना, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये सारी की सारा क्राइसिस उनको देखने को मिलता है। अब ट्राइबल्स इन इंडिया के बारे में ध्यान से सुनना आप, तो आर्टिकल 342 है, याद रखना, इन डिफाइन करता है वो शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में कि वो ट्राइबल कम्युनिटी जो किसी आपको पब्लिक नोटिफिकेशन जैसे प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है कि जी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एसटी पॉपुलेशन इंडिया में एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 8.6% है, लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, उसके बाद मिजोरम में, लक्षद्वीप में 94.8% है ट्राइबल पॉपुलेशन, उसके बाद मिजोरम में है 94.4%। ठीक है, देखो यार परसेंटेज फॉर्म में भी ना बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ फैक्चुअल डेटा भी उठा के डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ ऐसे डेटा हैं जिसको आप मत अंडर एस्टिमेट करना, जैसे सेक्स रेशो का डेटा आ गया, जैसे आपका ट्राइबल्स का डेटा आ गया, तो ये थोड़ा दिमाग में आपके हर पल रहना चाहिए, क्योंकि वाइल एड्रेसिंग द इवन टॉपिक ना ऐसे में या आपके सोसाइटी वाले टॉपिक में, तो कम से कम आपके पास हो इस तरह का डेटा भी मौजूद आपके पास। मध्य प्रदेश में एब्सोल्यूट नंबर में हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सोचो, तो आपको मैंने यूटीज का बताया, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसटी पॉपुलेशन कहाँ पर है, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश, मिजोरम में। एब्सोल्यूट नंबर में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पॉपुलेशन एसटी की मध्य प्रदेश में। अच्छा, इनको संभालने के लिए एक मिनिस्ट्री होती है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम ट्राइबल वुमेन के हेल्थ के बारे में सोचें, भाई हमारी सोसाइटी का पार्ट है, हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उनको भी देनी है, क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट या फिक्स जॉब नहीं होता है, तो लाइवलीहुड उनका ठीक करने की ज़रूरत है। वुमेन एम्पावरमेंट देंगे तो उनका क्राइसिस खत्म होगा। तो रिकॉग्नाइजिंग देयर हेल्थ राइट्स अंडर यूएन डिक्लेरेशन, और हमने यूएन डिक्लेरेशन पे साइन भी करा हुआ है, द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल, तो हम कहाँ ध्यान रख रहे हैं, हमें सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी उनकी इंप्रूव करनी है, दैट इज़ वाई शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। उसके बाद हमारे साथ चैलेंजेस क्या हैं ट्राइबल हेल्थ के साथ, पता है सबसे बड़ी समस्या क्या होती है गाइस, लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर, इसके साथ बड़ी दिक्कत है। मतलब आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मान लो वहाँ चले भी जाएँ ट्राइबल पेशेंट को देखने के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनको समझना वो क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन का बड़ा गैप आ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, इंडिजीनियस जो हीलिंग मेथड है उनका वो सारा फेलिंग टू एक्नॉलेज, आपको डिस्ट्रस्ट है, मॉडर्न फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, जोग्राफिकल रिमोटनेस की प्रॉब्लम है, तो जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ऑफन लोकेटेड इन रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज़ में, ठीक है, जैसे कि माउंटेनस एरियाज़ में या बहुत ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं वहाँ पर है। स्किल्ड हेल्थ केयर की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिलेज देखने को मिलते हैं, ट्रीटमेंट में लिमिटेड एक्सेस है, मेडिकल केयर है ही नहीं। रूरल हेल्थ केयर में भी और दिक्कत, वैसी हेल्थ केयर रूरल एरियाज़ में इतना अच्छा नहीं है, तो ट्राइबल एरियाज तक कहाँ तक ही पहुँचेगा। अब वे फॉरवर्ड में कमेटी ने बोला भाई कि देखो जी ऐसी बात है, पार्लियामेंट्री पैनल ने ये सजेस्ट करा कि
आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उसका काम है कि वेलफेयर मेजर्स ले, उसके लिए सेपरेट डेटाबेस बनाए कि क्या क्या एस्पेक्ट है ट्राइबल हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। उसके बाद इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, इनकी बिल्डिंग ठीक करें, ऑल वेदर रोड बनाए, ट्राइबल पॉपुलेशन जितनी भी वुमेन प्रेग्नेंट हो रही है उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी टाइम पे दे पाएँ। और स्पेशल ड्राइव चलाओ आप, वहाँ पे वुमेन को एजुकेट करो, उनके हस्बैंड्स को भी एजुकेट करो, प्रॉपर यूज़ बताओ उनको मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, सेपरेट प्लान बनाओ ट्राइबल पॉपुलेशन का, उनको ट्राइबल और जो आपकी रूरल पॉपुलेशन है उसको डिलीनिएट करो आप, ताकि उनके अंदर एक अच्छे नॉर्म्स एंड कस्टम्स बेसिकली उनके अंदर आएँ और उनके चैलेंज ना हो पाए। ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंटीग्रेट कर दो आप, आयुष्मान भारत वो भी ले आओ, आयुष मिनिस्ट्री को भी उठा के ले आओ, ताकि वो उनको बताएं ट्रेडिशनल हीलर जो होते हैं, या मॉडर्न मेडिसिन को उसके साथ वो प्रमोट करो आप, तो वो थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी भी उनको लगेगा। तो रिफॉर्मिंग गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर ट्राइबल हेल्थ, ये बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस। तो दिस इज़ अबाउट योर ट्राइबल वुमेन हेल्थ, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इट माइट कम इन दी योर मेंस, और आपको हमेशा देखो हर टॉपिक गाइस अपने आप में डिफरेंट है, ठीक है, उसको उस हिसाब से ही पढ़ो। चलो नेक्स्ट इज़ योर ड्रग एब्यूज़ इन इंडिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो थी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की, उसने रिपोर्ट सबमिट करी ड्रग एब्यूज़ पर, ठीक है, और अमंग यंग पर्सन के अंदर जो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है। मतलब मैं देख रही हूँ चारों तरफ आजकल देखो गवर्नमेंट के बोर्ड भी लगे होते हैं कि भैया मुक्ति करिए अपने जो भी आप नशा कर रहे हैं, नशे से मुक्ति पाने का, है ना, बहुत ज़रूरी समय है ये। तो लाइक दिस, तो उसके आप देखो ड्रग एब्यूज़ के कारण क्या होते हैं। सोशल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर है, इलिटरेसी है, पॉवर्टी है, ये सारे होते हैं सोशल प्रेशर। इकोनॉमिक प्रेशर क्या होता है, क्यों जो यंग एज है वो फटाफट चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल वरीज है, वर्क स्ट्रेस है, तो उसको लगता है कि वर्क स्ट्रेस उठाने के लिए सिगरेट एक फूक लो, तो इकोनॉमिक कॉज भी है। उसके बाद आपका आता है साइकोलॉजिकली, तो ये भी साइकोलॉजिकल आ गया कि भाई लाइफस्टाइल ऐसे चल रहे हैं, ट्रॉमा आइसोलेशन में बंदा रहता है, तो वो उसको उससे लोग पहले अपनी चाय से हटाते थे स्ट्रेस, अभी क्या है लोग थोड़ा सोचते हैं कि ड्रग्स वगैरह या इस तरह की चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मेडिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी आपको लेना पड़ता है। अब इंडिया में ड्रग एब्यूज़ के बारे में देखो क्या क्या है। मेजर ड्रग्स हमारे अब्यूज़ हमारे इंडिया में कौन कौन से हैं, अल्कोहल है, कैनबिस है, सब्सटेंस अब्यूज़ जो आपने साइकोलॉजी वाले बच्चे तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, और नॉर्मली भी ओपीएम, हेरोइन, ये सब आपके हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा मेजर ड्रग्स हैं। 37 करोड़ जो बंदे हैं ना हमारे अल्कोहल पीते हैं, लगा लो आप, तो यानी कि उनको साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस उनकी बॉडी में जा रहा है। 13% ऐसी पॉपुलेशन है हमारे यहाँ जो 20 साल से कम की है और ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार है। अब ये डेटा गाइस याद रख लेना प्लीज़, क्योंकि ये आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इन ऑर्डर टू एड्रेस द आंसर या कोई एस्से राइटिंग कुछ भी होगा वहाँ पे ये कोट करनी पड़ेंगी लाइंस, ठीक है। एडोलेसेंस में क्रिटिकल रिस्क पीरियड है, क्योंकि वो सब्सटेंस अब्यूज़ आप जानते हो, एडोलेसेंस में तो मतलब हार्मोन्स इतने तेज़ आपके चल रहे होते हैं कि उस वक्त आपको बड़ा फ्रेजाइल से होते हो आप सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ। फिर जो चिल्ड्रन अफेक्टेड है बाय सब्सटेंस अब्यूज़ आर कंसिडर्ड एज चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर, है ना, ऑफ कोर्स उनको ज़रूरत है, तो वो जुवेनाइल जस्टिस केयर है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अब देखो ड्रग एब्यूज़ से होती क्या समस्या है, प्रेवलेंस स्टेट्स पहले देख लो, असम, मिजोरम, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, बहुत फैला हुआ है यहाँ पर। कॉन्सिक्वेंस ड्रग एब्यूज़ के ये होते हैं कि सोसाइटी में एक तो आपका सबसे बड़ा क्राइसिस शुरू हो जाता है हेल्थ इशू, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फैल जाता है, और किस तरह से लाइक आप एड्रेस करोगे। उसके बाद एक्सीडेंट्स होने शुरू हो जाएंगे, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस आपके घरों में बढ़ जाएगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का क्राइसिस बढ़ जाएगा, पॉवर्टी बढ़ेगी, वर्क फोर्स जो पोटेंशियली काम कर सकती थी वो पोटेंशियली उनका सारा चला गया सब्सटेंस अब्यूज़ लेते लेते, ठीक है। पॉलिटिकल ड्रग कार्टल्स, ये सारे के सारे करप्ट स्टेट आपका बनने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा एक रेडी एक फर्टाइल लैंड क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से। नेशनल सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या, ये सारा का सारा देखो आप कितनी सारी समस्या शुरू हो जाती है। तो आपके एक ड्रग लेने से आप सोच लो पूरी सोसाइटी का ध्वस्त हो रही है, ख़राब हो रही है, ठीक है। अब स्टेप्स हमारे यहाँ लिए गए हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स के कन्वेंशंस हैं कई सारे, मैंने आपको बताई, नशा मुक्ति अभियान भारत चला ही रहा है, बहुत सारे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स में भी प्रोग्राम चल रहे हैं, ई पोर्टल, सिम्स भी एक करके सीजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो भी चला रखा है। अब देखो इशू कहाँ से उठता है, ये कर्व करने कैसे कर्व करें, है ना। ड्रग एब्यूज़ इन इंडिया एक बहुत मेजर क्राइसिस है गाइस, आज आपको शायद सुनने में इतना वो लग रहा हो, लेकिन व्हेन यू विल बिकम अ ब्यूरोक्रेट, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर ये समस्या आ जाएगी, आप सोचो इस क्राइसिस में, देन व्हाट विल यू डू। तो आपको ना ऐसे ही पढ़ाई करनी है कि आप ना एक सोल्यूशन मेकर की तरह जाओ, यूपीएससी पैनल बोर्ड में जब आप बैठो तो उनको लगे हमारे पास एक सॉल्यूशन वाला बंदा आ रहा है जो सोल्यूशंस देगा हर बात के। अब देखो सबसे पहले ये समझ लो, ये मैप जो आपको दे रखा है, मैप में देखो क्या दे रखा है, मैप में दे रखा है डेथ क्वेश्चन, ठीक है, और डेथ ट्राइंगल। देखो ये होता है डेथ ट्राइंगल, इसमें 3 स्टेट्स हैं आपके, क्या क्या, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, और डेथ क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका AIP, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, यहाँ पर आपका वॉट एवर यू कॉल MLT या जैसे भी बना लो। तो याद रखना एक डेथ क्वेश्चन है, एक डेथ ट्राइंगल है। ट्राइंगल आपका ईस्ट एशियन की तरफ है, साउथ एशिया की तरफ ये वाला पार्ट है, ठीक है।
अब देखो इंडिया इज़ अ हब फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, क्यों? क्योंकि इंडिया की लोकेशन ही ऐसी है। इंडिया इन दोनों के बीच देखो सैंडविच की तरह बन गया अब, रेड ट्रायंगल और डेथ क्रिश्चियन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपीएम प्रोडक्शन होता है। पोरस बॉर्डर है हमारा, बॉर्डर इशू देखो ना, यहाँ से आ रहा है, हमारे बॉर्डर की तरफ से आ रहा है। अब उसके बाद हमारे यहाँ कोस्टल एरिया भी है, कोस्टल लाइन हमारी बड़ी अच्छी खासी है, प्रॉक्सिमिटी टू सी भी है हमारे साथ। 70% इलीगल ड्रग्स स्मगल्ड होके इंडिया में आता है सी रूट्स के थ्रू, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से आता है। और इतने ज़्यादा क्योंकि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया है, तो ड्रग ट्रैफिकिंग ना बड़ा आसान हो गया करना। डार्क नेट के थ्रू क्रिप्टो करेंसी की मदद से इस्तेमाल कर लेते हैं, सोचो आप। उसके बाद ड्रग एब्यूज़ का क्रिमिनलाइज होना, यानी कि सोशल स्टिग्मा इतना बढ़ जाना, मेडिकल हेल्प क्योंकि मिलेगी नहीं। अब सोशल स्टिग्मा बन गया जी, ड्रग एडिक्ट हो गए हैं, उसके बाद वो इन टर्न अवॉइड सीकिंग एनी काइंड ऑफ मेडिकल हेल्प। उनको वो समझते हैं कि नहीं, उनको हमें तो चाहिए, ये तो चाहिए, ड्रग चाहिए, हमें कोई मेडिकल हेल्प, कोई नशा मुक्ति केंद्र में हम नहीं जाएंगे। अब ट्रीटमेंट का गैप भी पड़ गया, क्योंकि जो ड्रग डिपेंडेंसी है उनकी, उनको लग रहा है बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए। जिस चीज़ की आदत पड़ जाए, ड्रग्स तो गाइस इतना जल्दी असर करता है वो कि वो आपको हैबिट पड़ जाएगी उसकी। उसके बाद अब देखो इसके बाद क्या होता है, इनएडिक्वेट पेनिट्रेशन है। हमारे यहाँ क्या है, डिस्ट्रिक्ट में डी एडिक्शन सेंटर बड़े कम है। तो यानी कि आप सोचो कहाँ से फिर नशा मुक्ति केंद्र बनाओगे आप। अच्छा, कोई इस मामले में स्टडी ही नहीं की जाती कि ड्रग एब्यूज़ का सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा। आपके पास फाइनेंशियल एलोकेशन है ही नहीं प्रिवेंटिव एजुकेशन देना या अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम चलाना। आप ट्रेनिंग नहीं देते हो अपने मास्टर ट्रेनर्स को अंडर नवचेतना प्रोग्राम जो होता है, जिसमें लाइफ स्किल और ड्रग एजुकेशन बच्चों को सिखाई जाती है, स्कूल में ही सिखाई जाती है। आपके पास वो नहीं है, तो वे फॉरवर्ड में करोगे क्या आप? सबसे पहले तो अपनी पॉलिसी मेकिंग को ना इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग बनाओ आप। पीरियोडिक सर्वे क्यों नहीं करते हो आप? असेसमेंट करो ना। जो नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, उनका काम क्या है? उनका काम यही है कि वो अपने पीरियोडिक सर्वे में चेक करें। उसके बाद लीगल एक्शन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ड्रग प्रॉब्लम्स कैसे इतना ज़्यादा फैल रहा है। एजुकेशन कैरिकुलम में डालो ड्रग एडिक्शंस के बारे में। लोकल बॉडीज़ एनजीओज़ को बुलाओ उनको भी कि वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। ड्रग एब्यूज़ को दिखाएं कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, बायो साइको सोशल, इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और मॉरल तरह से आप गिर जाते हो एकदम आप। फिर डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान्स की ज़रूरत है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में हो। जो आपके गैप्स कहीं कहीं आ रहे हैं वो क्रिएट जो हो रहे हैं उसको ठीक किया जाए। इसीलिए देखो एपेक्स कमेटी जो आपने बताई है उसका काम क्या है, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो रेगुलर मीटिंग्स करें, रिव्यू करें और सिचुएशंस को हैंडल करें, है ना। तो दिस इज अबाउट गाइस दिस टॉपिक। नाउ लेट्स मूव टू द WHO रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल टोबैको एपेडेमिक 2023 एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर सोसाइटी। लेट्स कंप्लीट इट। WHO ने गाइस अपनी 9th रिपोर्ट ग्लोबल टोबैको एपेडेमिक के नाम से भेजी है, जिसमें सभी कंट्रीज़ का क्या क्या योगदान 2008 से रहा है टोबैको कंट्रोल से, तंबाकू के कंट्रोल से, उसके बारे में। तो देखो एक एम पावर पॉपुलेशन अंडर एम पावर कह रहा है कि 31% वर्ल्ड की ऐसी पॉपुलेशन है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है एटलीस्ट 1 एम पावर में, जो ठीक है। यहाँ पे एक एंड सिस्टम होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक निकोटाइन डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। 2 बिलियन ऐसे लोग हैं जो अनप्रोटेक्टेड हैं, कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टोबैको से डेथ देख लो कितनी हो रही है। तंबाकू खाने से 8.7 मिलियन टोबैको रिलेटेड डेथ होती है हर साल। 1.3 मिलियन नॉन स्मोकर्स हैं और कुछ आपके वैसे हैं। अच्छा, क्या इंडिया का कुछ इसमें है? तो इंडिया देखो वार्निंग लेबल्स वगैरह चिपकाता है टोबैको प्रोडक्ट्स में, टोबैको डिपेंडेंस ट्रीटमेंट में, हर तरह से कर रहा है। अब बेंगलुरु तो मतलब हब बन चुका है, हर चौथा बंदा बेंगलोर का खा रहा है तंबाकू। इतना उसके अंदर मतलब इतनी ज़्यादा ड्राइव है कि खाना ही खाना है, बिना स्मोकिंग के पब्लिक स्पेसेस पे काम ही नहीं चलता। तो प्रोडक्टिवली सिग्निफिकेंट टोबैको कंट्रोल ड्यू टू हंड्रेड्स ऑफ इन्फोर्समेंट ड्राइव्स यहाँ पर चलाई गई इसी वजह से, पता है आपको, बेंगलुरु के अंदर इसीलिए बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट ड्राइव्स वगैरह चलाई गई थी और एफर्ट करे गए कि 27% पब्लिक प्लेसेस पे आपका स्मोकिंग रिड्यूस हो। अब एम पावर जो है बेसिकली इसमें क्या क्या आता है? मॉनिटर करना, एम का मतलब मॉनिटर करना, ठीक है। पी से मतलब प्रोटेक्ट करना लोगों को, ओ से मतलब ऑफर करना उनको कि भाई टोबैको यूज़ को क्विट करें, डब्ल्यू का मतलब है वार्न करना, टोबैको के डेंजर बताना, ई का मतलब है इन्फोर्स करना, टोबैको एडवर्टाइजिंग वगैरह ये सारी स्पॉन्सरशिप, आर का मतलब है टोबैको के टैक्सेस को रेज करना। तो याद रखना, मॉनिटर, प्रोटेक्ट, ऑफर, वार्न, इन्फोर्स एंड दी रेज टैक्सेस, ठीक है। डेटा बैंक देख लो, 0.31% जो नेट कल्टीवेटेड एरिया इंडिया में वो टोबैको कल्टीवेशन होता है और हम सेकंड टोबैको प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। तो आप लगा लो। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इसीलिए कॉटपा किया गया था 2003 में, जिसका फुल फॉर्म है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। इस एक्ट में क्या करा जाता है? रेगुलेट किया जाता है टोबैको के प्रोडक्ट्स को, इसीलिए एडवर्टीजमेंट प्रमोशन का सहारा लेके और प्रोहिबिट करा जाता है पब्लिक प्लेसेस पे। आपने देखा भी होगा नो स्मोकिंग जोन आपके बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे बने हुए हैं। मैंडेटरी भी करा गया कि पिक्टोरल हेल्थ वार्निंग टोबैको प्रोडक्ट पे ज़रूर दी जाए, आपने देखा होगा कभी ना कभी।
तो टोबैको प्रोडक्ट माइनर से तो बहुत दूर रखे जाएं, क्योंकि माइनर्स भी बड़े इस तरफ क्लोज हो जाते हैं उसके। इसीलिए नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी है 2007-8 का, उसमें भी लिखा हुआ है, हेल्थ पॉलिसी है, उसमें भी ये काम करा गया है कि भाई हमारा 30% कम से कम टोबैको का यूसेज ख़त्म हो जाए 2025 तक। गाइस ये स्टेटमेंट्स का प्लीज़ यही से आपको फंसाती हैं पेपर में। फिर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019 का प्रोहिबिशन करने की ज़रूरत है, ई सिगरेट्स का बैन करने की ज़रूरत है, एंटी टोबैको हेल्थ वार्निंग OTT प्लेटफॉर्म्स वाले ज़रूर दिखाएं, ठीक है। तो गाइज दिस इज़ अबाउट योर टोबैको वाला टॉपिक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर विजन का सोसाइटी वाला पोर्शन। नाउ विल डिस्कस द साइंस एंड टेक पोर्शन इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ विच इज़ गोइंग टू कम टुमारो इटसेल्फ। सो आप जुड़े रहिए चैनल से। कोई भी अगर ऐसा डाउट, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ डिस्कस विद अस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।